अल्लाह अकबर। मेरे मोबाइल पे केबल कितने बना अल्लाह अकबर। एक मिनट क्लास ले जी। ये किसका क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट कर ले और मुझे ना एक मिनट जरा मेरी हेडफोन रह गई ऑफिस में, मैं जरा हेडफोन का बंदोबस्त कर ली। तो जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सबको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज का कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है सबको मेरी। यस सर। अच्छा जी, अब आप सवाल पूछ सकते हैं, ये 1 2 का 4 जो भी है।
जो 1 2 का 4 के नेम से आया हुआ, इसका कोई क्वेश्चन है तो जरा जल्दी से क्वेश्चन कर लें, फिर हम फर्दर उसको देखते हैं जी, आपका क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सोल्यूशन है। जी क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी पूछिए, नहीं तो हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ये चैट के अंदर जिसने भी मैसेज किया हुआ है, One plus a quarter plus an eighth. Remember, how can अच्छा जी क्वेश्चन नहीं पूछना तो फिर लिखा क्यों था जी क्वेश्चन है। अच्छा जी आ जाते हैं हम अपने हैंडआउट्स के ऊपर। ये मैंने आपके हैंडआउट्स ओपन किए हुए हैं। कहाँ पे थे आप, ये है। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे टोपोलॉजीज का। टोपोलॉजी से हमारे पास वे होता है जिस तरीके से हम अपनी नेटवर्किंग करते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है, हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है और हमारे पास मैश टोपोलॉजी होती है। ये सारी मैंने आपको बताई थी। अच्छा जी सर, आपने वन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में 4 एक्सपोनेंट कहा था और 3 मेंटिसा हैं। देखो भाई, आपकी जो असाइनमेंट है ना, उसके नीचे उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है। उसमें आपकी पहली साइन बिट है, फिर आपके उसने आगे मेंशन किया होगा। अगर उसने 3 मेंशन किए हैं तो आपने 3 एक्सपोनेंट लेने हैं। अगर उसने 4 एक्सपोनेंट किए हैं तो आपने 4 एक्सपोनेंट लेने हैं। आप वो डायग्राम देख लो, वहां पे उसने 8 बिट का एक नीचे पैटर्न बनाया होगा। मेरे पास अब असाइनमेंट नहीं पड़ी, तो आप 3 एक्सपोनेंट रख लो ना, 4 मेंटिसा ले लो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप अपनी डायग्राम, क्योंकि उन्होंने डायग्राम आपको रेफरेंस के तौर पर दी हुई है। तो अगर डायग्राम में आपके पास उसने पहला साइन बिट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल ये 32 बिट का होता है, जिसमें मैंटिसा की भी साइन बिट आती है, एक्सपोनेंट की भी साइन बिट आती है, और दोनों की साइन बिट लग के फिर उसकी बिट कंप्लीट होती है। क्योंकि एक्सपोनेंट भी नेगेटिव हो सकता है और आपका मैंटिसा भी नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों के साथ साइन बिट भी आती है। बट आपका जो हैंड आउट्स है, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सिर्फ 8 बिट का पैटर्न बनाया हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का बनाया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप नीचे डायग्राम देख लो। उस डायग्राम में अगर उसने 3 एक्सपोनेंट लिए हैं तो आप 3 एक्सपोनेंट लोगे, अगर उसने 4 एक्सपोनेंट लिए हुए हैं तो आप 4 लोगे। बात खत्म हो गई। नीचे आप डायग्राम से रेफर कर लो, तो वहां पे आप देख लो उसने जितने एक्सपोनेंट के बिट्स दिए हुए उतने आप एक्सपोनेंट के बिट लिखोगे, जितने उतने मेंटिसा के लिखे हैं। वहां पे मेरा ख्याल है 3 ही एक्सपोनेंट के हैं, 4 मेंटिसा के हैं। मैंने अगर 4 एक्सपोनेंट बता दिया, आप उसको 3 कर लो। मुझे वैसे जहां तक याद है मैंने आपको 3 ही बताया है। 0 0 1 आपका एक्सपोनेंट आता है, और आपका 0 1 0 1 मेंटिसा आता है, मुझे अभी भी याद है। और 1 आपकी सेम बिट है। तो जो आपकी कंप्लीट बाइनरी बन रही थी वो बन रही थी 1 0 0 1 0 1 0 1। मुझे आंसर भी याद है अभी तक। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब 10 मिनट बाद अगर वो रिप्लाई करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे भी जवाब दो। मैं, अच्छा जी, आपसे तो पूछा ही नहीं था, दूसरे से पूछा था जिसने क्वेश्चन किया था। हाँ ठीक है, बात समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो क्वेश्चन और रेज हो रहा है तो पूछ लो। मैंने वैसे आपको पूरा आंसर भी अब रिपीट कर दिया जो मेरे जहन में मुझे याद आ रहा था। बाकी आप असाइनमेंट पे देख लो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है हमारा आंसर था 1 0 0 1 0 1 0 1। अब वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा जी, मैंने ये आपको कुछ प्रोटोकॉल भी बताए थे कि हमारा कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है। ये हमारे पास एक ये इसने लिखा हुआ CMS ACD।
ये ट्रांसमीटर का हमारे पास होता है। ये इसलिए होता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ये देखिए आपको उसने बताया हुआ है, ये कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो अगर ये यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजता है राइट साइड के ऊपर और ये वाला कंप्यूटर इंफॉर्मेशन भेज देता है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो वो आपस में टकरा जाएगी। तो इसलिए एक प्रॉपर वे बनाया जाता है। जिस तरह अगर आप ये देखें, उसने यहाँ पे लेफ्ट एरो नहीं लगाया हो, यहाँ पे उसने राइट एरो नहीं लगाया हो। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल है जिसके जरिए एक पार्ट डिफाइन है कि आप वन वे नहीं जा सकते। आपका टू वे रोड है, आपका वन वे रोड है। आप अगर सड़क पे जाते हैं तो वन वे आप नहीं जा सकते। जो सड़क राइट से लेफ्ट जा रही है आप उसी के ऊपर, अगर आप जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आप आर्य बाजार से अगर चुंगी जाते हैं, केवल एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं, तो आर्य बाजार से चुंगी जाते हुए आपको जो लेन मिलेगी वो लेफ्ट लेन मिलेगी। आप राइट लेन में नहीं सफर कर सकते अनटिल और अनलेस देयर इज एन इशू और डाइवर्जन। आपको एक स्ट्रेट पाथ दिया जाएगा, आपको एक रोड दी जाएगी, सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी। वैसे तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आ जाते हैं, मगर प्रोटोकॉल यही होता है कि सामने से गाड़ी नहीं आ सकती, मना होता है, इसके ऊपर चालान होता है ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी आपका वे होता है कि आप एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं और दूसरी साइड से वापस आने के लिए भी आप इसी तरह आपका सिस्टम चलता है। तो ये उसने उसको जरा आपको बना के एक्सप्लेन किया, जिसको मैंने आपको वर्बल बता दिया वो। और ये CSMA CA जो होता है ये हमारे पास कोलिजन को रोकने के लिए होता है। ये उसका उसने पूरा लिखा हुआ, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये प्रोटोकॉल हमारा उस चीज से बचत करता है कि हमारा डाटा एक दूसरे से टकरा ना जाए। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, जब आप एक से जायद क्या कहते हैं टोपोलॉजीज को मिला लेते हैं तो हमारी मैच टोपोलॉजी बन जाती है। अब मैच टोपोलॉजी बनाने के लिए आप रजिस्टर, ओ सॉरी रजिस्टर कह रहा हूँ, ब्रिज, स्विच या राउटर का यूज करते हैं। ये तीन टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं। एक अगर आपको मैं जनरल बताऊं, आपने कहीं पे भी आप नेटवर्किंग पे बैठते हैं, आपको इंटरनेट केबल प्रोवाइड की जाती है जिसको आप लैपटॉप या सिस्टम पे लगाते हैं। तो वो जहाँ पे लगती है उसको हम स्विच कहते हैं। स्विच का सिंपल काम होता है कि वो आपका कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिक प्लग होता है, इस्त्री का, माइक्रोवेव ओवन का, लैपटॉप का, इस तरह जितने भी होते हैं इनको हम स्विच कहते हैं। सेम काम स्विच का होता है। ये आपका डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है, करंट ट्रांसफर कर रहा होता है। उसके बाद आपका आता है ब्रिज। ब्रिज डाटा तो ट्रांसफर कर रहा होता है, बट वो देखता है कि अगला सिस्टम उसके साथ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो वहाँ पे कॉलिंग लिखा हुआ आता है, अनटिल और अनलेस आगे से इंटरनेट कनेक्शन उसको मिलता है, फोन रिंग होता है, वो आपको यही कहता है कि जी कॉलिंग या रिंगिंग। तो जैसे ही उसके वैसे कॉलिंग लिखा हुआ आता है, जैसे ही वो उसके बेल बजनी शुरू हो जाती है तो वो आपको स्टेटस चेंज कर देता है, कह देता है जी ये रिंगिंग है। फिर जैसे ही वो कॉल उठा लेते हैं, आपका रिंगिंग का खत्म होकर आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपकी कॉल इतने बजे इतने टाइम पे उठ गई है। फिर आपका टाइमर चलता है कि आपने इतने टाइम पे कॉल की है। रिपीटर, रिपीटर हमारे पास आपके पास जो पीछे से सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करता है। जिस तरह माइक्रोवेव आपका माइक्रोफोन होता है और स्पीकर होते हैं, आप आवाज कोई भी माइक्रोफोन में बोलते हैं, वो एम्पलीफायर में जाती है, वो बूस्ट होती है, वो ज्यादा होकर डेक के जरिए, स्पीकर के जरिए बाहर आती है। इसी तरह जो इंटरनेट कनेक्शन होता है या कोई भी आपका इस तरह का कनेक्शन होता है जिसमें आपकी बिट्स ट्रांसफर हो रही हो, डाटा ट्रांसफर हो रही हो, तो उसकी एक लेंथ होती है जहां तक वो डाटा भेज सकता है। उसके बाद उसको बूस्टअप की जरूरत होती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसको करंट की जरूरत होती है। तो वो करंट फिर हम रिपीटर के जरिए देते हैं। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्लों में बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, ऊपर ड्रम से लगे होते हैं, कहा जीता वारिद का खंबा है जी, ये जैज का खंबा है, ये टेलीनॉर का जो है वो बूस्टर लगा हुआ है। तो उसका काम क्या होता है, बूस्टर और रिपीटर दोनों समटाइम एक टर्म में यूज हो जाते हैं, समटाइम डिफरेंट टर्म्स में यूज हो जाते हैं, बट दोनों का पर्पज सेम होता है। बूस्टर भी वही काम करता है, रिपीटर भी वही करता है। रिपीटर सिंपली जो पीछे से चीज आ रही है उसको रिपीट कर देता है, यानी कि दोबारा ट्रांसफर कर देता है। बट जो बूस्टर होता है वो उसको इनहांस करके आगे देता है। ये थोड़ा सा बस क्रिटिकल सा डिफरेंस होता है। रिपीटर सिंपली उसको रिपीट कर देता है। आप अपना चेक करें बाकियों का आवाज क्लियर आ रही है, तो अगर आप अकेले को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो फिर आपके एंड में कोई ना कोई इशू है, या आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या कुछ और इशू है। तो रिपीटर सिंपली आपका जो भी टास्क हो रहा होता है उसको दोबारा से कर देता है। जैसे ही वो देखता है ना कि वो डेड हो रहा है, डेड नहीं भी हो रहा होता तो उसको रिपीट कर देता है।
बूस्टर क्या करता है, उसको पीछे से सिग्नल जो भी मिलता है वो उसको इनहांस कर देता है। आप किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे आपको टेलीकम्युनिकेशन, ये जो आपके सिम प्रोवाइडर्स हैं, इनके अगर बूस्टर वहां पे नहीं लगे हुए तो आपका कभी वहां पे सिग्नल आएगा, कभी सिग्नल नहीं आएगा, तो आपका सिग्नल वहां पे जाके डेड हो जाते हैं। किसी और को वॉइस में मसला आ रहा है? ये दो बंदों ने कहा जी वॉइस में मसला आ रहा है। ये उसने थोड़ा सा आपका ब्रिज और स्विच के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद राउटर होता है एक आपके पास, जो आपके पास घरों में लगा होता है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स। राउटर क्या करता है, आपकी एक आईपी से डाटा रिसीव करता है और आगे मल्टीपल आईपी के ऊपर डाटा देता है। ये ना ही रिपीटर होता है, इसमें रिपीटर की फंक्शनैलिटी जरूर होती है, इसमें बूस्टर की फंक्शनैलिटी भी होती है, इसमें और भी अदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती है। ये क्या करता है, ये आपका ब्रिज के तौर पर भी यूज हो जाता है, ये आपका रिपीटर के तौर पर भी यूज हो जाता है, ये स्विच के तौर पर भी यूज हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर आपको यूजुअली एक राउटर के अंदर 4 फर्दर स्विच दिए जाते हैं जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। ये उसके बारे में उसने यहाँ पे थोड़ा सा बस एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप जरा खुद स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये आपका एक चीज आ गई है गेटवे। गेटवे कहते हैं रास्ते को, सिंपल सी मैं टर्म में यूज बता रहा हूँ आपको। गेटवे हमारे पास रास्ता, जिस रास्ते से इंटरनेट आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हुआ है उसको हम गेटवे कहते हैं। यही उसने द पॉइंट ऑफ विच वन एट, हाँ वही उसने लिखा हुआ है। गेटवे आपके पास आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिस तरह आप किसी भी मस्जिद में जाते हैं, किसी भी मजहबी दरसगाह में जाते हैं, तो वो एक दरवाजा है जिसके जरिए आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। आप चर्च जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मदरसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इवन कि अपने घर जाते हैं। आपका एक मेन गेट होता है जिसके जरिए आपको घर की एक्सेस मिलती है। इसी तरह जो आपका इंटरनेट का गेट होता है, जिसके जरिए आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उसको हम इंटरनेट गेटवे कहते हैं। ये भी आपका डिजिट्स के अंदर होता है। तो ये आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी आईपी आप कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, अभी करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझे याद करवाइएगा, कोई घंटा 2 घंटे पहले कि हमने आईपी को थोड़ा सा पढ़ना है। तो मैं उसकी कुछ रिलेटिव चीज़ें जो है वो, क्योंकि मेरा सिस्टम अभी इस टाइम डायनामिक आईपी के ऊपर है, स्टैटिक आईपी एक और चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर मैं एक स्टैटिक आईपी अपनी लगा लूंगा आपको बताने के लिए। ड्यूरिंग लेक्चर अगर मैं अपनी आईपी चेंज करूंगा तो फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी, कम्युनिकेशन हमारी किस तरह हो रही होती है। हमारी कम्युनिकेशन के डिफरेंट वेज होते हैं। हमारी जिस तरह बिजनेस के डिफरेंट वेज होते हैं, इस तरह कम्युनिकेशन के वेज होते हैं। आप सम टाइम अपर लेवल से लोअर लेवल पे बात कर रहे होते हैं, सम टाइम अपर लेवल पे ही आपस में बात हो रही होती है, सम टाइम लोअर लेवल पे ही आपस में बात हो रही होती है। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो आपका अपर लेवल है उसको हम सर्वर कहते हैं, और लोअर लेवल को हम क्लाइंट या यूजर लेवल कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आपके घरों के अंदर एक सरबराह होता है, बच्चे होते हैं। तो आपके जो सरबराह है वो एज अ सर्वर है, और जो बच्चे हैं वो आपके क्लाइंट हो जाते हैं या यूजर हो जाते हैं, जो घर का माहौल इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वर के ऊपर आपके बेसिक फंक्शनैलिटीज और डिसीजन पावर होती है। यूजर उन डिसीजन पावर को यूटिलाइज करते हुए अपने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा होता है। ये उसने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है जी। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर जी, जाने दे। सर ये पेपर में सर डेफिनेशन आएंगी इनकी, या क्या चक्कर है? इनसे एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं इसमें से, इसीलिए मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ। आपको ज्यादा ये बताया हुआ है कि आपने इसको खुद एक दफा स्टडी कर लेना, एक दफा स्टडी कर लेंगे लिए आपके लिए इनफ है, को उसमें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। आप बस ओके सर। एक दफा इसको स्टडी जरूर कर लें, कोई इशू नहीं है। ये भी उसने आपको कुछ कंप्यूटर की डाटा टाइप्स बताई हुई है।
एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लस्टर कंप्यूटर। आपके पास यूजुअली अभी जो आप यूज करते हैं, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आपके पास डेडिकेटेड चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सर्वर के ऊपर बात करते हैं तो आपके सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं, आपके क्लस्टर में भी काम कर रहे होते हैं, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग भी हो रही होती है। ये डिफरेंट तरह की फंक्शनलिटीज है जो सर्वर सिस्टम होता है उसके बेस के ऊपर काम किया जाता है। इन चीजों पे हम इसलिए वर्किंग करते हैं ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। जिस तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं तो डिफरेंट हार्ड डिस्क रिसोर्सेज कनेक्ट होते हैं एक सर्वर मशीन के साथ। तो उसमें अगर आपकी एक हार्ड डिस्क करप्ट भी हो जाती है, दूसरी हार्ड डिस्क की मदद से वो डाटा रिट्रीव कर लिया जाता है। तो वो 99.9% डाटा आपका वापस आ जाता है, 0.1% लॉस होने का चांस होता है। मीनवाइल अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर से कोई डाटा इस तरह खराब होता है तो वो जरा निकालने में मुश्किल होती है, वो आपका 50 to 70% रिट्रीव होता है, 30% आपका करप्ट हो जाता है। बाकी ये उसने कुछ बताया हुआ है, आईएसपी हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। जो भी आपको, जैसे पाकिस्तान का मेन आईएसपी पीटीसीएल है। पाकिस्तान में जहाँ पे भी इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, इवन के जोंग को आपके जितने भी सिम प्रोवाइडर है, 3G 4G वाइट राइप वतीन, इन सब को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो पीटीसीएल ही प्रोवाइड कर रहा है। पूरे मुल्क के अंदर जो जाल मेन बिछा हुआ है वो पीटीसीएल का बिछा हुआ है। बाकी आगे फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, साइबर नेट हो गया, ये सारी कंपनीज पीटीए से अथोराइज होकर फिर आगे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आईपी मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया, आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वो एक हमारे पास नंबर होता है जिसके जरिए हम काम करते हैं। एक टाइम था जब आपके पास आईपीज खत्म हो गई थी, फिर एक प्रॉपर 32 बिट का पैटर्न बनाया गया जिसके अकॉर्डिंगली हर कंट्री को डिफरेंट आईपी असाइन कर दी गई, और उस एक कंट्री के अंदर फिर बिलियंस ऑफ आईपीज, मिलियंस ऑफ आईपीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है उस एक आईपी की मदद से। ये सारा उसने बस कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। डोमेन और ये थोड़ा वेबसाइट के हवाले से बात है। डोमेन आपका नेम होता है जिसके जरिए लोग आपको सर्च करते हैं। अगर आपने वेबसाइट विजिट की हो जैसे youtube.com, google.com, vulms.com, vu.edu.com, इस तरह के जो नाम होते हैं आपके पास, इनको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन बेसिकली आपका बताता है कि आप किस चीज को किस वैसे हम डोमेन कहते हैं फील्ड ऑफ वर्क। जिस तरह अभी आपकी डोमेन, जो बच्चे सीएस कर रहे हैं उनकी डोमेन सीएस है। ओवरऑल जो डोमेन है वो आपकी स्टूडेंट है, मेरी डोमेन टीचिंग की है, मैं टीचर हूँ। इसी तरह फिर डोमेन में आगे आपके फर्दर सब डोमेन्स हैं कि जी मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ। इस तरह आपके ये सब डोमेन्स बन जाते हैं जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। वो काम करने वाली जो फील्ड होती है वो आपकी डोमेन कहलाती है। इस तरह नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर जब आप जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको आप जिस चीज से प्रेजेंट करते हैं वो आपकी डोमेन होती है। जिस तरह आप सीएस कहते हैं तो ये कंप्यूटर साइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो पता चल जाता है जी इसकी डोमेन कंप्यूटर साइंस है। इसी तरह जो नाम उस फील्ड को डिफाइन कर रहा होता है या उस वेबसाइट को डिफाइन कर रहा होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। ये आपकी डॉट कॉम में भी आ जाती है, डॉट कॉम डॉट पीके में भी आ जाती है, डॉट पीके में भी आ जाती है, डॉट को, डॉट ईडीयू, डॉट जीओवी। इस तरह डिफरेंट आपके पास वेबसाइट्स होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ एजुकेशनल साइट्स होती हैं। इस तरह ये आपके पास डिफरेंट साइट्स अवेलेबल होती हैं। डोमेन के बैकएंड के ऊपर आपका आईपी लगा होता है सर्वर का, जिससे जैसे ही आप डोमेन को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो बैकएंड के ऊपर वो आईपी क्लिक होती है। डोमेन इटसेल्फ कुछ भी रिट्रीव नहीं करती। डोमेन इटसेल्फ जस्ट एक नाम है। वो जब तक किसी बंदे को असाइन नहीं किया जाता, किसी सर्वर को असाइन नहीं किया जाता, वो आपको रिजल्ट नहीं देता। जैसे आप youtube.com कहते हैं तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई आईपी लगी हुई है जो यूट्यूब के जो सर्वर है उनको एक्सेस करती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपको आईपी की जरूरत होती है। तो अब वो दूसरा कंप्यूटर सर्वर हो, वर्क स्टेशन हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आपका उसके लिए आईपी ही चाहिए होगी। तो वो आईपी डोमेन के बैक एंड के ऊपर, इसको हम कहते हैं डोमेन प्रोपोगेट करना। तो डोमेन को हम आईपी असाइन कर देते हैं, बता देते हैं जी ये आईपी है, जब भी तुम्हें सर्च किया जाएगा तुमने इस आईपी पे जाना है। तो जब भी हम डोमेन लिखते हैं यूआरएल बार में या गूगल के ऊपर, तो बैकएंड के ऊपर वो आईपी क्लिक हो जाती है। अजान का वेट कर रहे थे। Bunaaftar answer बता रही हूँ।
यार सारा तो दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक क्या मतलब, मुझे तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, मैंने ज्वाइन ही अब की है। तो बस फिर आप वीडियो देख रहे जब अपलोड होगी, जो पीछे पढ़ लिए। बाकी किसी का क्वेश्चन हो जिसने पढ़ा है तो वो बता दे। चलो ये भी। अच्छा जी, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टॉप लेवल डोमेन्स और कंट्री कोड डोमेन्स। आपकी डोमेन की ना कुछ रैंकिंग होती है। जिस तरह आपकी डॉट कॉम रिप्रेजेंट करती है कमर्शियल को, ये शॉर्ट वर्ड है, जिस तरह कंप्यूटर साइंस का सीएस होता है। डॉट कॉम कमर्शियल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी जितने भी कमर्शियल साइट्स होंगी या जिनसे आप जिन पे आप मार्केटिंग करते हैं, कोई प्रॉफिट कमाता है, सेल परचेज होती है, इस तरह की कोई भी चीज होती है, वो कमर्शियल के अंदर आती है। इसी तरह डॉट ईडीयू एजुकेशन को, डॉट जीओवी गवर्नमेंट को, डॉट पीके जो होती है ये पाकिस्तान कंट्री को, कोई और कंट्री होगी तो उसका अपना कोड होगा। जैसे डॉट आईएन इंडिया की है, डॉट सीए कनाडा की है, डॉट यूई यूए की है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट साइट होती हैं। आपके पास आर यू रशिया की है। भाई ये क्या कर रहे हो? पहली दफा जूम पे आए हो, चेक कर रहे हो क्या क्या होता है। तो इसी तरह हर कंट्री की जो डोमेन्स होती हैं, सबसे पहले जो डोमेन की रैंकिंग आती है ओवरऑल, तो वो आपकी कमर्शियल डोमेन्स होती हैं, जो ओवरऑल आपको नजर आती है। मगर इन कमर्शियल डोमेन्स को हेड करने के लिए इसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट की डोमेन्स हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इनको रैंकिंग करें तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग होती है, इसलिए वो कंट्री वाइज आती है। ओवरऑल आपकी जो भी डोमेन होगी डॉट कॉम सबसे पहले आती है। आप कोई भी चीज सर्च करें, आपको जो पहली दो तीन डोमेन नजर आएंगी वो डॉट कॉम लाजमी होंगी। उसके बाद आपकी दूसरी डोमेन के अंदर जल जाएंगी। अगर डॉट कॉम नहीं होगी वेबसाइट, वो डोमेन ही नहीं होगी, फिर किसी और डोमेन दो किसी और एक्सटेंशन के साथ आपको डोमेन नजर आ जाएगी। फिर जब आप कंट्री वाइज आते हैं तो सबसे पहले आपकी जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, फिर एजुकेशनल साइट्स होती हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर की साइट्स आती हैं, फिर आपकी कंट्री कोड के साथ जो अदर साइट्स होती हैं वो आती हैं। तो ये आपका ऑर्डर होता है डोमेन के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे उसने एक और चीज लिखी हुई है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये आपका आईपी का रेसिप्रोकल होता है। आप अपने सर्वर को कोई नाम दे देते हैं। जिस तरह हम गली मोहल्ले का कोई नाम दे देते हैं कि जी E54/3 स्ट्रीट 6। तो ये हमने एक नाम दे दिया एक स्ट्रीट को और एक घर को। इसी तरह जब आप इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर को नाम दे देते हैं तो उसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ये आपका आईपी की जगह पर यूज हो सकता है। या तो आप आईपी यूज कर लें या आप डीएनएस यूज कर लें, आपका इंटरनेट से सर्वर से डाटा कनेक्ट हो जाता है। ये ज्यादातर किस फॉर्म में होता है आपके पास? NS1 NS2, इस तरह पहले तीन वर्ड्स होते हैं, फिर डॉट, आगे आपका जो भी आपकी डोमेन होती है, जैसे जैसे हम कह देते हैं abc.com, inmotion.com, godaddy.com, namecheap.com। इस तरह की आपकी फर्दर एक्सटेंशंस बन रही होती हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट में आपके पास डीएनएस आता है जी। अब ये कुछ आपके पास उसने, मैंने ये आपको ये लास्ट बता दिया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पेजेस के लिए होता है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर लोड करने के लिए यूज होता है। क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम एचटीएमएल लैंग्वेज कहते हैं, उसको लेके आता है। उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल्स की एक दूसरे पे कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं, डाउनलोड अपलोड, उसके लिए एफटीपी यूज होता है। जब आपने नेटवर्किंग के हवाले से कुछ ना कुछ करना हो तो नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपके पास। इसी तरह ये उसने डिफरेंट आपके पास प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं।
जिनमें आपके पास वॉइस मेल का भी होता है, मल्टीमीडिया का भी होता है, लाइव स्ट्रीमिंग का भी होता है, ईमेल सेंड जो आप करते हैं उसका भी होता है। और अगर आप कमांड लाइन यूज करना चाहते हैं, जिस तरह आप डोस ओपन करते हैं या सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम कहते हैं, तो आप उसके ऊपर कमांड से काम करते हैं। इसी तरह जब आपने कमांड देनी हो किसी सर्वर को कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए, तो आप शेल को यूज करते हैं। उसके लिए आपके पास टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। ये सारी चीजें उसने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, ये आपने एक दफा जरूर पढ़ना है। अच्छा जी, इंटरनेट एप्लीकेशन, आपके पास मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप मैसेजिंग कर सकते हैं, आप सिक्योर मैसेजिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जी इनक्रिप्टेड मैसेजिंग, जो आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है। विदाउट इंक्रिप्शन फेसबुक पे आप कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आप ब्राउजर पे कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं। ब्राउजर एंड के ऊपर जो लाइव चैट विजिट्स होते हैं आपके पास, उनसे आप कर सकते हैं, या आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं। तो इनके अंदर सिंपल मेल प्रोटोकॉल की उसने सारा सिनेरियो बताया हुआ है, उसने उसकी एग्जांपल भी दी हुई है। एसएमटीपी भी मैं आपको कल बताऊंगा कि ये एसएमटीपी का होता है। जब आप आउटलुक कभी किसी ने यूज की हो तो उसको पता होगा इन चीजों का। जब आप आउटलुक के ऊपर अपनी ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको मेथड बताना पड़ता है। उसमें आपको हमारे पास आईमैप होता है या पीओपी मेथड होता है। तो ये उसने थोड़े से लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको, मेरे पास इस टाइम आउटलुक नहीं है, मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ, पड़ी हुई है मेरे पास। मैं आउटलुक ओपन कर रहा हूँ तो ये मैं जरा आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा जी, मैं आपके साथ ये देखें, ये देखें जी, ये ईमेल अकाउंट है। ये मेरे से पूछ रहे जी हमने क्या चीज़ कनेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूंगा, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिखूंगा, तो यहाँ पे पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, तो हमारी ईमेल कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी डोमेन बेस ईमेल हो, जैसे मेरी डोमेन है जी abc.com, और मैं अपनी एक ईमेल बना लेता हूँ जो कि मैं सर्वर के ऊपर खुद होस्ट करूंगा, जो कि होगी sajad@abc.com। जिस तरह अभी आप यूज करते हैं जी, आपकी कोई ना कोई डोमेन होती है जो आपका नाम होता है @gmail.com। तो बेसिकली gmail.com एक डोमेन है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपकी जितनी भी ईमेल्स होती हैं उनके बाद @gmail.com लिखा होता है। इसी तरह जब आप ये सारा सेटअप अपना खुद बनाते हैं, अपनी डोमेन के साथ अपनी डोमेन की ईमेल बनाते हैं, डोमेन बेस्ड ईमेल हम उनको कहते हैं। तो प्रॉपर किसी प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं, आप अपनी डोमेन के ऊपर बना लेते हैं जब ईमेल, उसका एक अलग मेथड है। आप सर्वर बाय करते हैं, सर्वर के ऊपर आपको ईमेल की ऑप्शन मिलती है, अब वहां पे जाकर अपनी डोमेन लगाते हैं और डोमेन लगाने के बाद अपनी ईमेल बना लेते हैं। जब आप ईमेल बना लेते हैं तो वो ईमेल फिर आपके पास कोई इतना प्रॉपर लेआउट नहीं होता जिस तरह आपको जीमेल या याहू या कोई दूसरा मैसेज प्रोवाइडर दे रहा होता है। तो उसके लिए फिर आपको आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अगर तो जीमेल क्योंकि हमारे पास बेसिक है तो वो तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप सर्वर पे खुद बनाते हैं तो आपको यहाँ पे मैनुअल आना पड़ता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, ये देखें जी, ये होती है इंटरनेट ईमेल जो डोमेन बेस्ड होती है। इसको हम क्लिक करते हैं, फिर आप यहाँ पे अपना नाम देते हैं, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देते हैं। तो जब आप अपनी ईमेल बनाते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर, तो वहां पर आप उसकी सेटिंग सेट करते हैं या सर्वर वालों ने आपको डिफॉल्ट में सेटिंग सेट करके दी होती है। तो उसमें आपको एक कोड मिलता है जो पोप का होता है या आईमैप का होता है, जिसको हम पोर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से ये देखें, आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाती हैं। आप वहां से अपनी ऑप्शन चूज करते हैं। मैंने जो काम किया वो मैं आईमैप पे करता हूँ। तो यहाँ पे फिर वो पूछता है जी मेल सर्वर बताएं, किस सर्वर के ऊपर ईमेल आएंगी तो आपको रिसीव होंगी, और किस मेल सर्वर से आप ईमेल सेंड करेंगे। तो फिर आप अपना SMTP, जिसको हम स्टैंडर्ड मेल टाइप प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उसकी एक और एब्रिवेशन भी होती है जो कि मेरे जहन में नहीं आ रही, पीछे लिखी होगी हैंडआउट्स के अंदर आपके। मैं इसको वैसे स्टैंडर्ड मेल टाइप प्रोटोकॉल कहता हूँ। ये दोनों चीजें आपकी डोमेन के साथ लिंक होती हैं। जैसे आपकी डोमेन अगर abc.com है, तो आपका SMTP मोस्टली केस में 90% केस में mail.abc.com, ये आपका इनकमिंग सर्वर होगा, यही आपका आउटगोइंग सर्वर होगा। वो आप यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पे आप यूजर ने पासवर्ड लगा देते हैं, तो आपकी ईमेल
कनेक्ट हो जाती है। अभी मेरे पास करंटली कोई भी ऐसी ईमेल नहीं है, मुझे बनानी पड़ेगी। तो कल अगर टाइम हुआ तो मैं आपको एक ईमेल बना के और कनेक्ट करके दिखा भी दूंगा। तो ये हम अभी यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। यस, ठीक है जी। अब वापिस आ जाते हैं हैंडआउट्स के ऊपर। तो ये कल मैं कोशिश करूंगा कि सर्वर वैसे मेरे पास है, तो अभी पर क्योंकि हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो ये नेक्स्ट जो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर ये एक आ गया वर्ल्ड वाइड वेब। तो कल मैं कोशिश करूंगा, अगर आप विलिंग हुए तो मुझे कल बता देना, हम 2 लेक्चर कर लेंगे। मैं एक मिनट आगे देख लूँ इसमें कुछ आगे है। ठीक है, मुझे जरा, हाँ। तो कल मैं एक छोटा सा लेक्चर करूंगा। एक में तो आपको बेसिक चीजें ऊपर वाली सारी बता दूंगा, मगर ये वाली जो चीज है ना, ये सारी, ये आपका मॉड्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मॉड्यूल 70। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो आपको करने से आएंगी। ये उसमें बताया हुआ है कि वेबसाइट बनती कैसे, तो वेबसाइट बनाते कैसे हैं, उसको चलाते कैसे हैं, वो चीजें जो है हम देखेंगे। ये सारा HTML ही चल रहा है यहाँ तक, 75 तक। ठीक है, तो अगर आप विलिंग हुए इसको बाकायदा सीखने के लिए, तो हम 40 मिनट्स का एक लेक्चर कर लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ये सारा लेक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसके अंदर आपको बता दूंगा HTML क्या होती है, उसमें हम कैसे लिखते हैं, CSS क्या होती है वो हम कैसे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या होती है वो हम कैसे लिखते हैं, PHP का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट वो एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसको बहुत टाइम चाहिए होता है। बट बेसिक जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, जो आपको नजर आता है कोई भी वेबसाइट ओपन करने पे, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो जो CS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो मुफीद है। बाकी अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज फिर कल नहीं, मंडे को जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर फिर मैं आपको वेबसाइट बना रहा बता दूंगा। मुझे अब टाइम चेक करना पड़ेगा, मेरे पास शायद शेड्यूल ना हो। चले मंडे को देखेंगे, टाइम हुआ तो कर लेंगे। बल्कि करवाना तो मुझे पड़ेगा, आपको समझ नहीं आनी अदरवाइज। मंडे को इंशाल्लाह हम तो फिर 2 लेक्चर करेंगे, डबल लेक्चर होगा हमारा। उसमें एक लेक्चर में हम वेब के हवाले से बात करेंगे, कहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो नज़र कैसे आती हैं चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, क्या क्या नहीं करनी पड़ती, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर पे कैसे चीज़ें पड़ती हैं। मैं फिर आपको वो लाइव सर्वर भी दिखाऊंगा, सर्वर कैसा होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ईमेल कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें हम फिर कल मंडे को जो लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मिड टर्म में कितना सिलेबस आएगा, हाफ कितने बुक है मॉड्यूल आपकी, आएंगे? हाफ बुक। हाफ बुक। और कोई बंदा जिसका कोई क्वेश्चन हो। ठीक सर है जी, मिड टर्म का सिलेबस हाफ बुक कर लेना अपनी, हाफ बुक। हाफ बुक देख लें आपकी कितनी बनती है। हाफ बुक आएगी आपकी। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो। सर ये जो रिगार्डिंग असाइनमेंट है, सर ये जो CS की असाइनमेंट है, जी, इसमें सर आप जैसा बताया था कि आपने उसके 4 बिट होते हैं ना, तो आपने एक जगह जो असाइनमेंट बनाई उसमें 3 रखे हुए हैं सर, वो जो लास्ट में है ना। मैं वही तो बात कर मैं रहा हूँ कि मेरे से अगर मिस्टेक हो गई है तो बच्चे आपने नहीं करनी। अब घर की आपने लास्ट पे बिट पैटर्न देख लेना है। आपका एक साइन बिट है, 3 एक्सपोनेंट के हैं, 4 मेंटिसा के हैं। ठीक तो होगी आपने सर, उसी मैं के वही पूछना। अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। किसी का फर्दर भी क्वेश्चन हो तो फिर नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज।